हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कंपेयर करेंगे, यानी कि इनकी तुलना करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो इस क्लास में हम मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की तुलना करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अंतर से शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहला डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स are enforceable in the court of law, that is, they are justiciable. But directive principles of state policy are non-justiciable and are thus not enforceable in the court of law. यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि मान के चलिए यदि सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या फिर यदि सरकार आपसे किसी मौलिक अधिकार को छीन लेती है, आपके किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं करती है, तो इस अवस्था में आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सरकार को यह आदेश देगा कि सरकार आपके मौलिक अधिकार को लागू करे। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का ये अर्थ है कि यदि सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं कर रही है तो आप सरकार को उसे लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, यानी कि यदि सरकार आपके मौलिक अधिकार को लागू नहीं कर रही है तो आप सरकार को उसे लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। यानी कि यदि सरकार आपके किसी राज्य की नीति के निदेशक तत्व को लागू नहीं कर रही है, यदि सरकार किसी डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है, तो भी आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज नहीं करा सकते। उसके अलावा न्यायालय सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि सरकार डीपीएसपी में दिए गए किसी प्रावधान को लागू कर पाए। तो ये सरकार की मर्जी है कि यदि सरकार चाहेगी तो सरकार डीपीएसपी को लागू करवाएगी और यदि सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करवाएगी। यानी कि ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। ओके, इसका मतलब यह है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। यानी कि भले ही सरकार इन तत्वों को लागू ना करे तो भी आप न्यायालय में सरकार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं और न्यायालय सरकार को इन्हें लागू करने का आदेश नहीं दे सकता है। तो यदि हम सीधी भाषा में कहें तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा अंतर क्या है। Fundamental rights are negative obligation on the state, whereas DPSP are positive affirmations on the state. यानी कि मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व हैं, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार वास्तव में करते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं जो व्यक्तियों के और समाज के हित में ना हो। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार सरकार को, राज्य को कुछ ऐसे कार्यों को करने से रोकते हैं जो कि व्यक्तियों के हित में ना हो या जो कि समाज के हित में ना हो। यानी कि मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं, सरकार की शक्ति को कम करते हैं
और इस बात का ये मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो एक तरह से सरकार के लिए बोझ हैं, वो सरकार के लिए नकारात्मक दायित्व हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो सरकार को किन्हीं कामों को करने से रोक रहे हैं जो कि व्यक्तियों के या समाज के हित में ना हो। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार के लिए क्या है, नकारात्मक दायित्व हैं, यानी कि एक तरह से वो सरकार के लिए बोझ हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन द स्टेट, यानी कि इस बात का क्या मतलब हुआ कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तव में डीपीएसपी में क्या दिया हुआ है? तो डीपीएसपी में कुछ ऐसे गोल्स दिए हैं, कुछ ऐसे एम्स दिए हैं, यानी कि डीपीएसपी में कुछ ऐसे लक्ष्य दिए हुए हैं जो कि सरकार को अचीव करने हैं। ओके, सो डीपीएसपी में कुछ ऐसे लक्ष्य दिए हुए हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना है। तो इस बात का ये मतलब है कि जो डीपीएसपी हैं, जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, वो सरकार को किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकते हैं, यानी कि वो सरकार की शक्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं, वो सरकार की शक्ति को कम नहीं करते हैं, यानी कि एक तरह से वो सरकार पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालते हैं। ओके, यानी कि वो सरकार के लिए क्या है, सकारात्मक दिशा निर्देश हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, यानी कि वो सरकार को दिशा दिखाते हैं, वो सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार को इन इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का बोझ या बर्डन सरकार पर नहीं डालते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिंस दे आर एनफोर्स्ड एज अ राइट अगेंस्ट द स्टेट और द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, whereas DPSP seeks to achieve socio-economic डेमोक्रेसी, यानी कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें राज्य के खिलाफ एक अधिकार के रूप में लागू किया जाता है, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो आइए एक उदाहरण के जरिए इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 क्या है? तो वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि वो एक मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 कहता क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? तो इस बात का ये मतलब हुआ कि वास्तव में अनुच्छेद 21 सरकार को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी भी व्यक्ति को मारने से रोकता है, यानी कि सरकार ना ही तो किसी व्यक्ति को मार सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यदि सरकार किसी व्यक्ति को मारना चाहे या किसी व्यक्ति को बंदी बनाना चाहे, यानी कि गिरफ्तार करना चाहे, तो सरकार ऐसा सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही कर सकती है, उसके अनुसार ही कर सकती है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? तो इस बात का ये मतलब है कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, जो जीवन का अधिकार है, वो वास्तव में हमें सरकार के खिलाफ दिया हुआ है, वो वास्तव में हमें राज्य के खिलाफ दिया हुआ है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को ना ही तो मार सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। और यदि सरकार किसी को मारना चाहती है या बंदी बनाना चाहती है तो सरकार को ऐसा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही करना होगा। यानी कि ये जो अधिकार है ये वास्तव में हमें देश की सरकार के, ये वास्तव में हमें राज्य के खिलाफ दिया हुआ है कि ये राज्य को किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने या उसे मारने से रोकता है। ये राज्य को किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से आर्बिट्ररीली बंदी बनाने या मारने से रोकता है। तो इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार, वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, उनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो किसको बढ़ावा देते हैं? वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है, ये मैंने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप इसको वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस है
कि फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज स्टैटिक. Since basic rights under Part 3 have been conferred on the individuals and aim is to preserve these rights. But DPSP represents something dynamic, where the state has to do much and constantly to achieve the goals in Part 4. यानी कि मौलिक अधिकार प्रकृति में स्थिर हैं, क्योंकि भाग 3 के तहत अधिकारों को व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और इन अधिकारों का संरक्षित करना है. लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रकृति में गतिशील हैं, जहां राज्य को भाग 4 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ और लगातार करना है. अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाता हूं. तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल राइट स्टैटिक हैं, मौलिक अधिकार प्रकृति में स्थिर हैं. इस बात का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18 क्या है? आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18 डेफिनेटली एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है. और आर्टिकल 18 कहता क्या है? आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत. यानी कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. यानी कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा. यानी कि एक तरह से अनुच्छेद 18 सरकार को इस बात से रोकता है कि सरकार किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करे, किसी भी प्रकार का टाइटल प्रदान नहीं करे, और सरकार सिर्फ और सिर्फ सेना या विद्या संबंधी टाइटल, सेना या विद्या संबंधी उपाधि ही प्रदान कर सकती है. उसके अलावा सरकार किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती है. अब एक छोटी सी बात बताइए कि सरकार को इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या करना होगा? तो वास्तव में सरकार को इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कुछ करना ही नहीं होगा, बल्कि सरकार को यह करना है कि सरकार किसी भी प्रकार की उपाधि किसी को ना दे. और यदि सरकार को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देनी है, तो वास्तव में सरकार को इसके लिए कुछ करना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सरकार को क्या करना है? सरकार को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देनी है. अब इस कार्य में सरकार को कितना प्रयास करना होगा? सरकार को इस कार्य को करने में कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि यदि सरकार किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी, तो अपने आप ये जो मौलिक अधिकार है वो लागू हो जाएगा. तो इस बात का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. इनकी प्रकृति स्थिर है. यानी कि ये जो अधिकार है ये भाग 3 में दिए हुए हैं और सिर्फ इनका संरक्षण किया जाना है. इनको लागू करने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन फ्रेंड्स, अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व प्रकृति में गतिशील हैं. इस बात का क्या मतलब है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायनेमिक हैं. इस बात का क्या मतलब है? तो जैसे कि आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि राज्य को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है. अब फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी बात बताइए कि यदि सरकार को सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, तो पहले ये जो एज ग्रुप था वो 6 से 14 का था और बाद में अमेंडमेंट करके उसको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कर दिया गया. क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष कि बच्चों को जो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी है वो अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया. तो अभी बस हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अनुच्छेद 45 कहता है कि सरकार को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. अब आप एक छोटी सी बात बताइए कि यदि सरकार को सभी बच्चों को मुफ्त में एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है तो उसके लिए सरकार को क्या क्या करना होगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर, सरकार को बहुत सारे विद्यालय बनाने पड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स को बनाना पड़ेगा. उसके अलावा सरकार को बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा. अब आप एक छोटी सी बात बताइए, विद्यालय बनाने में बहुत ज़्यादा धन का निवेश होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा. और जो टीचर्स हैं उनको भी सरकार को सैलरी देनी होगी, उनको भी सरकार को पैसा देना होगा. यानी कि यदि सरकार को
अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी है तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, इसके लिए सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार को बहुत अधिक कार्य करना होगा। तो यही इस बात का मतलब है कि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में लक्ष्य दिए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इस बात का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रकृति में स्थिर हैं, लेकिन डीपीएसपी जो हैं वो प्रकृति में गतिशील हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स स्टैटिक हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायनेमिक हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। उसके बाद है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, hence they are personal and individualistic, but DPSP promote welfare of community, hence they are socialistic। यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी हैं, लेकिन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व समुदाय या समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वे समाजवादी हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, तो मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 क्या है, तो आर्टिकल 17 डेफिनेटली एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। अब आर्टिकल 17 कहता क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता को हर तरीके से खत्म कर दिया जाए, उसका अंत कर दिया जाए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति या सरकार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है, उसके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार किया गया है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाके सरकार या वो व्यक्ति जिसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सजा देगा जिसने अस्पृश्यता भरा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया है। यानी कि एक तरह से जो अस्पृश्यता है वो अपराध है। अब जो अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार है वो दिया किसको गया है, समाज को दिया गया है या व्यक्तियों को दिया गया है। तो जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार है, ये वास्तव में व्यक्तियों को दिया गया है, ये अधिकार समाज को नहीं दिया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है, तो जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर केस दर्ज कर सकता है और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको सजा दी जाएगी। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों को दिए गए हैं, वो समाज को नहीं दिए गए हैं। यानी कि वो व्यक्तिवादी हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब डीपीएसपी में क्या है, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 39 क्लॉज वी है, यानी कि अनुच्छेद 39 खंड खा है, वो क्या कहता है कि स्टेट शैल in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। यानी कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधी भाषा में ये मतलब है कि जो देश के भौतिक संसाधन हैं, यानी कि जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, उनको इस प्रकार से बांटा जाए, उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि वो पूरे समाज को लाभ दे सकें, समाज के हर व्यक्ति को उससे लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि जो भौतिक संसाधन है, जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, उनको इस प्रकार से बांटा जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाए कि वो संपूर्ण समाज को लाभ दे सकें। तो डेफिनेटली आप इस डीपीएसपी को, इस राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को पढ़ के ये कह सकते हैं कि इसका जो लक्ष्य है वो समाज का कल्याण है। क्योंकि आर्टिकल 39 क्लॉज भी जैसे क्या कह रहा है कि मटेरियल रिसोर्सेज को, यानी कि भौतिक संसाधनों को इस प्रकार से बांटा जाए, उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि संपूर्ण समाज को उससे लाभ हो सके, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उससे लाभ हो सके। यानी कि जो डीपीएसपी हैं उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है कि पूरे के पूरे समाज का कल्याण करना। इसीलिए जो डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, वो पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, वो पूरे समाज के कल्याण की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करते हैं। इसलिए वो प्रकृति से समाजवादी हैं। इसलिए वो कैसे हैं? सोशलिस्टिक हैं, समाजवादी हैं। उसके बाद आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो छठवां डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन टू अचीव देम, whereas DPSP require legislation for their implementation as they are themselves not automatically enforceable। यानी कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को उनके क्रियान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे स्वयं प्रवर्तनीय नहीं हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? तो फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। ओके, अब मान के चलिए यदि कोई व्यक्ति या सरकार या कोई कानून आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को आपसे छीने, आपके इस अधिकार का उल्लंघन करे, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सीधे जाकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं और फिर सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को दंड देगा जिसने आपके इस अधिकार का उल्लंघन किया है। ओके, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि संसद ने या राज्य की विधानसभा ने कोई अलग से कानून बनाया हो तभी आपको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मौलिक अधिकार में लिखा है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है तो आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आपके पास राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और यदि कोई भी आपके राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, धर्म की स्वतंत्रता को भंग करता है, तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके साथ सीन थोड़ा सा अलग है। तो क्या है, आइए देखते हैं। तो जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वो अपने आप में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। यदि उनको कार्यान्वित करना है तो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, सो आर्टिकल 39 खंड घ क्या कहता है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ओके, और आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या है? डेफिनेटली एक डीपीएसपी है, राज्य की नीति का निदेशक तत्व है। अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री जो है ये बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है और इसमें एक आदमी काम करता है और एक स्त्री काम करती है, यानी कि एक पुरुष काम करता है और एक स्त्री काम करती है। अब फ्रेंड्स, एक दिन में जो स्त्री है वो भी 500 बिस्किट बनाती है और जो पुरुष है वो भी 500 बिस्किट बनाता है। लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर है, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो सिर्फ जो फैक्ट्री का मालिक है वो पुरुष को 200 रुपये तनख्वाह देता है और स्त्री को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये तनख्वाह देता है। यानी कि भले ही आर्टिकल 39 क्लॉज डी में इस बात को लिखा गया है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को, पुरुष को और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो क्या कर रहा है, अलग अलग वेतन दे रहा है। पुरुष को ज़्यादा वेतन दे रहा है, स्त्री को कम वेतन दे रहा है। अब फ्रेंड्स, जो फैक्ट्री का मालिक है उसने वास्तव में आर्टिकल 39 क्लॉज डी का उल्लंघन किया है, अनुच्छेद 39 खंड घ का उल्लंघन किया है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक को सिर्फ इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। फैक्ट्री के मालिक को सिर्फ इस आधार पर इस काम को करने से नहीं रोका जा सकता है कि ये चीज राज्य की नीति के निदेशक तत्व में दी हुई है। क्यों? क्योंकि जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वो अपने आप में ही प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, वो अपने आप में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि संसद ने इस डीपीएसपी से, इस राज्य की नीति के निदेशक तत्व से इंस्पायर होकर, इससे प्रेरणा लेकर इक्वल वेजेस एक्ट बना दिया, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, इसके लिए एक कानून बना दिया। तो अब चूंकि इसके लिए एक कानून बनाया हुआ है तो अब फैक्ट्री का मालिक यदि ऐसा करता है तो फिर उसको अदालत सजा देगी। अब वो ऐसा करेगा तो ये एक अपराध है, यानी कि अब यदि वो 200 रुपये पुरुष को दे रहा है तो उसको 200 रुपये महिला को भी देने पड़ेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं सातवां डिफरेंस क्या है। उसके बाद है कि फंडामेंटल राइट्स एम टू प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम बिकमिंग आर्बिट्ररी और अथॉरिटेरियन, वेयर एज डीपीएसपी एम टू ब्रिंग अप वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट। यानी कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य को स्वेच्छाचारी बनने से रोकना है, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इस बात का, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, और अनुच्छेद 22 हर व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि जब उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही हो तो उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि पुलिस उसको ये बात बताए कि पुलिस उसे किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है। यानी कि जब तक पुलिस किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बता देती, उसके अरेस्ट का ग्राउंड नहीं बता देती, तब तक पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार प्राप्त है। ओके, उसके बाद जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को इस बात को बता सकता है कि उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है। उसके अलावा पुलिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पुलिस के पास कुछ थोड़ा बहुत सबूत तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी के, अपने चॉइस के वकील से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का ये मतलब है कि अनुच्छेद 22 जो है वो पुलिस को मनमाने तरीके से, स्वेच्छाचारी तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रोकता है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो एम है, फंडामेंटल राइट्स का जो उद्देश्य है, तो जो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है वो ये है कि वो राज्य को, सरकार को स्वेच्छाचारी बनने से रोकें, कि वो राज्य को मनमाने तरीके से काम करने से रोकें। ओके, लेकिन फ्रेंड्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। जैसे कि आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 क्या है? ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति का निदेशक तत्व है। तो आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो लोक कल्याण करे, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो जितने भी डीपीएसपी हैं, ज़्यादातर डीपीएसपी का यही उद्देश्य है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। उसके बाद फ्रेंड्स 8वां डिफरेंस आता है। 8वां डिफरेंस क्या कहता है कि कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, whereas court cannot declare a law unconstitutional on the grounds, only on the grounds that the law is violative of DPSP। यानी कि यदि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए बाध्य है, लेकिन न्यायालय इस आधार पर कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं कि कानून ने डीपीएसपी का, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लंघन किया है। तो क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या दिया है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घ में क्या दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, हर व्यक्ति को। तो जैसे कि आर्टिकल 19 सिर्फ भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, तो हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। ओके, अब डेफिनेटली जो सरकार है वो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, यानी कि उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस बात को मैंने आपको तब डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था। तो यदि किसी को इस बात को फिर से डिटेल में पढ़ना है तो आप उस क्लास को जाके दोबारा पढ़ें जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था। अभी आप बस इतना समझें, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी हमें अधिकार प्रदान करता है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। अब मान के चलिए सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली से बाहर रहता है वो दिल्ली नहीं आ सकता, या फिर मान के चलिए सरकार
ऐसा भी कोई कानून बना दे कि कोई भी व्यक्ति अब दिल्ली में नहीं आ सकता, और ये कानून सरकार बिना किसी कारण के बना रही है, यानी कि ये रीजनेबल नहीं है, ये उचित प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी कारण के मनमाने तरीके से एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है। तो एक कानून जो है वो वास्तव में आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी आपको एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से घूम सकते हैं, और दिल्ली भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। इसलिए यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता, और सरकार ऐसा बिना किसी उचित कारण के करती है, यानी कि सरकार ऐसा मनमाने तरीके से करती है, तो ये कानून आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। तो अब फ्रेंड्स, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि न्यायालय को इस कानून को असंवैधानिक घोषित करना ही होगा, न्यायालय को इस कानून को अवैध घोषित करना ही होगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। ये सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, कल्पनीय उदाहरण है। उसके बाद फ्रेंड्स, लेकिन जो डीपीएसपी हैं, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ अलग सीन है। कैसे? जैसे कि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता को प्राप्त करें, समान नागरिक संहिता को प्राप्त करें। अब मान के चलिए कोई ऐसा कानून है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को वायलेट करता है, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान सिविल संहिता का उल्लंघन करता है, तो अब न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कानून सिर्फ और सिर्फ एक डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, और न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, अवैध घोषित नहीं कर सकते जो किसी राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लंघन करते हों। उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन स्ट्रिक्ट लीगल लैंग्वेज वेयर एज डीपीएसपी आर गिवन इन जनरल लैंग्वेज, यानी कि मौलिक अधिकारों को सख्त कानूनी भाषा में दिया गया है और डीपीएसपी को सामान्य भाषा में दिया गया है। तो यदि आप डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को वेयर एक्ट उठा के पढ़ें तो आप इस बात को आसानी से समझ लेंगे कि जो भाषा मौलिक अधिकारों के लिए प्रयोग की गई है वो बहुत सख्त भाषा है, एकदम से स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। लेकिन जो डीपीएसपी के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है वो आम भाषा है, सामान्य भाषा है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे डीपीएसपी का टॉपिक खत्म होता है, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का टॉपिक इसके साथ खत्म होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 350 कैपिटल ए, यानी कि अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि डायरेक्ट्स द स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिक्वायर्ड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज टू द चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि यह राज्य और राज्यों के भीतर स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। अब क्या मतलब है इस बात का, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यानी कि वहाँ ऐसे लोगों की जनसंख्या अधिक है जो हिंदी भाषा बोलते हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं। अब मान के चलिए 500 तमिल बोलने वाले लोग, 500 तमिल भाषी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यानी कि 500 ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। डेफिनेटली इन लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कम है, इसलिए ये लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आएंगे, यानी कि ये लोग भाषाई अल्पसंख्यक में आएंगे। ओके, अब फ्रेंड्स, डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कपल्स भी होंगे, यानी कि शादीशुदा जोड़े होंगे और उनके बच्चे भी पैदा होंगे। तो अब अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि राज्य इन बच्चों को उनकी मातृभाषा में, अब उनकी मातृभाषा कौन सी है, उनकी मदर टंग कौन सी है, डेफिनेटली उनकी मदर टंग तमिल है, उनकी मातृभाषा तमिल है। तो अब अनुच्छेद 350 का ये कहता है कि राज्य इन बच्चों को, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि भाषाई अल्पसंख्यक हों, ओके, सो राज्य इन सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। ओके, अब डेफिनेटली शिक्षा प्रदान करने के लिए
किन सुविधाओं की आवश्यकता है, तो स्कूल होना चाहिए, ऐसे टीचर्स होना चाहिए, ऐसे अध्यापक होना चाहिए जो तमिल भाषा जानते हों, जो तमिल भाषा में पढ़ा सकें। तो आर्टिकल 350 कैपिटल ए स्टेट को ये आदेश देता है कि जो राज्य है, राज्य ऐसे सभी बच्चे जो कि भाषाई अल्पसंख्यक में आते हैं, ऐसे सभी बच्चे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं, इन बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस उदाहरण में कि 500 ऐसे लोग थे जो तमिल भाषा बोलने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, और इनमें से मान के चलिए कि कुछ कपल्स भी थे और उन कपल्स ने 50 बच्चों को जन्म दिया। अब ये जो 50 बच्चे हैं, इनको ये अधिकार प्राप्त है कि ये अपनी मातृभाषा में, यानी कि ये तमिल भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर सकें, और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सरकार इन बच्चों को सही मात्रा में स्कूल और शिक्षक प्रदान करें जो शिक्षक तमिल भाषा में पढ़ा सकें। यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार इन बच्चों को तमिल भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। तो ये कहता है आर्टिकल 350 कैपिटल ए। अब फ्रेंड्स, इट प्रमोट्स कल्चर एंड एजुकेशन। सो डेफिनेटली इस बात पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद है वो संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, दूसरी बात ये अनुच्छेद इन बच्चों की जो संस्कृति है, इन बच्चों की जो भाषा है, उसको संरक्षित करने का इन्हें अधिकार प्रदान कर रहा है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। तो क्या कहता है आर्टिकल 351? It directs the government to promote the spread of Hindi so that it may serve as a medium of expression for all the elements of composite culture of India। यानी कि यह सरकार को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है ताकि यह भारत की सम्मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन सके। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो सीधी भाषा में इस बात का ये मतलब हुआ कि अनुच्छेद 351 सरकार को ये आदेश देता है कि सरकार हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार करे और भारत का हर व्यक्ति हिंदी भाषा को बोल सके। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि उत्तर भारत में अलग भाषा बोली जाती है, दक्षिण भारत में अलग भाषा बोली जाती है, पूर्वी भारत में अलग भाषा बोली जाती है, पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में भी अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, तो अनुच्छेद 351 सरकार को आदेश देता है कि सरकार हिंदी भाषा का इतना अधिक प्रचार करे कि जब अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से लोग एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से बात करें, तो वो हिंदी भाषा में संपर्क करें, वो हिंदी भाषा में बात करें। ओके, तो यदि हम इसको समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 सरकार को ये आदेश देता है कि सरकार हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार करे और भारत का हर व्यक्ति हिंदी भाषा को बोल पाए, हिंदी भाषा को जान पाए। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि वाई ओनली हिंदी एंड नॉट इंग्लिश? सिर्फ हिंदी ही क्यों, अंग्रेजी क्यों नहीं? यानी कि अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 केवल हिंदी के प्रचार के लिए क्यों उपबंध करता है, अंग्रेजी के लिए क्यों नहीं? तो इस बात का सबसे पहला आंसर ये है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि इट इज़ नोन टू मोर नंबर ऑफ पीपल, यानी कि हिंदी इज़ नोन टू मोर नंबर ऑफ पीपल, हिंदी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। क्योंकि पहली बात तो जो उत्तर भारत के अधिकतर राज्य हैं, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उसमें हिंदी भाषा बोली जाती है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जनसंख्या भी ज़्यादा है, यानी कि हिंदी ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। और यदि हम दक्षिण भारत की बात करें या ऐसे किसी भी राज्य की बात करें जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां भी जो केवल पढ़े लिखे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी पढ़ाई लिखाई की है, वो लोग ही अंग्रेजी बोलने में दक्ष होते हैं, यानी कि वो लोग ही सही से अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब आप एक बात को इमेजिन कीजिए कि दक्षिण भारत का कोई सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला या कोई भिखारी, क्या ये लोग अंग्रेजी भाषा को सही से बोल पाते होंगे? बिल्कुल नहीं। ये लोग अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को ही सही से बोल पाते होंगे, अंग्रेजी भाषा को सही से नहीं बोल पाते होंगे। इसलिए यदि हम एक ओवरऑल अनुमान लगाएं तो जो हिंदी भाषा है वो अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद हिंदी इज़ अ इंडिजिनियस लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि हिंदी एक स्वदेशी भाषा है लेकिन इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। तो हमें विदेशी भाषा को बढ़ावा नहीं देना है, हमें स्वदेशी भाषा को बढ़ावा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इंग्लिश क्रिएट्स डिवाइड, यानी कि अंग्रेजी बांटती है।
किनको बांटती है, जैसे कि हम इस जानते हैं कि देश में केवल बहुत कम लोगों को अंग्रेजी आती है और जो ज़्यादातर देश की जनसंख्या है उसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो अंग्रेजी इन दोनों गुटों के बीच बंटवारा करती है, यानी कि ऐसे मुट्ठी भर लोग जिनको अंग्रेजी आती है और देश की अधिकतर जनसंख्या जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, इनको अंग्रेजी भाषा अलग अलग करती है। इनके बीच में अंग्रेजी भाषा बंटवारा करती है। बंटवारा सही शब्द नहीं है, मतलब कि अंग्रेजी भाषा इनको आपस में बांटती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में इस बात को देखा होगा या महसूस किया होगा कि ऐसे लोग जो बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा को बोल लेते हैं, वो उन लोगों को हीन भावना से देखते हैं जो अंग्रेजी भाषा को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत चीज़ है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंग्लिश क्रिएट्स डिवाइड बिटवीन फ्यू पीपल हु नो इंग्लिश एंड मासेस हु डोंट नो इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी भाषा लोगों को आपस में बांटती है। वो मुट्ठी भर लोग जिन्हें अंग्रेजी बोलना अच्छे से आती है और देश की अधिकतर जनसंख्या जिसको अंग्रेजी बोलना अच्छे से नहीं आती है। तो अंग्रेजी भाषा लोगों को आपस में बांटती है। तो इसलिए हिंदी भाषा को ही आर्टिकल 351 ने रिकमेंड किया कि सरकार हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार करे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 335 यानी कि अनुच्छेद 335। सो आर्टिकल 335 क्या कहता है कि इट डायरेक्ट्स दैट द क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज shall be taken into consideration constantly along with maintenance of efficiency of administration while making appointment to the services of the government। यह निर्देश देता है कि सरकार की सेवाओं में नियुक्ति करते समय प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाए। अब क्या मतलब है इस बात का? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके जो लोग हैं वो एजुकेशनल और सोशली हमेशा से एजुकेशनली या सोशली बैक बढ़ रहे हैं, यानी कि शैक्षणिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ये जातियां जो हैं वो पिछड़ी जातियां हैं। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इनका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, वो खराब रही है। तो जब भी कोई सरकारी नौकरी आती है, यानी कि राज्य के अधीन कोई पद आता है, यानी कि जो सरकार की सेवाएं हैं उनमें यदि कोई पद आता है तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो सरकार इनको संरक्षण कैसे प्रदान करती है? डेफिनेटली रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू, यानी कि कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। ये तो हुई बहुत सिंपल सी बात। अब आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 आगे क्या कहता है कि ऐसा करते वक्त सरकार को प्रशासन की दक्षता को भी बनाए रखना है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनाए रखना है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भंग नहीं होने देना है। तो अभी प्रशासन की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, तो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक राज्य में एसडीएम के लिए वैकेंसी आई। एसडीएम क्या होता है? एसडीएम होता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, अब मान के चलिए एसडीएम के कुल 10 पद हैं। अब इन 10 पदों में से 2 पद शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 2 पद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 2 पद जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और जो शेष बचे 6 पद हैं, जो 6 पोस्ट बची हुई हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि वो सामान्य वर्ग के लिए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी कम्युनिटी का ना तो समर्थन करता हूँ और ना ही विरोध करता हूँ। मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल 335 को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स क्या होता है कि एसडीएम के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे पेपर में, यानी कि जो अधिकतम अंक थे पेपर में, वो 200 नंबर थे। ओके, यानी कि 200 अंक का पेपर हुआ। अब जो जनरल कैटेगरी से जिस छात्र के सबसे कम नंबर आए, यानी कि जिसका सिलेक्शन हुआ, तो
6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, तो जो छठवां कैंडिडेट था यानी कि जिस कैंडिडेट के सबसे कम नंबर आए, जिसको सिलेक्ट किया गया, मान के चलिए उसके 170 नंबर हैं और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके इससे ज़्यादा हैं, यानी कि जो 6 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं उनमें जिस कैंडिडेट के सबसे कम नंबर हैं जनरल कैटेगरी में उसको 170 अंक मिले हैं और बाकी के कैंडिडेट्स को उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई और 2 सीट्स अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई। तो अब ये जो सीटें हैं इन पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के ही लोगों को भर्ती किया जाएगा। अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति में जितनी भी जातियां आती हैं उनके जो लोग हैं उसमें जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अंक मिले, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, उस व्यक्ति को केवल 40 अंक मिले। ओके, और जितने भी दूसरे व्यक्ति थे उनको 40 से कम अंक प्राप्त हुए। तो यदि आप 200 में से 40 अंक ला रहे हैं तो आपको वास्तव में कितने प्रतिशत अंक मिले? आपको केवल 20% अंक मिले, आपको 20% मार्क्स मिले। और यदि आप किसी एग्जाम में 20% मार्क्स ला रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप उस पोस्ट के लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, यदि आपको एसडीएम, यदि आपको प्रशासक बना दिया जाए तो आप जनता के हित में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप देश के हित में, अपनी तहसील के हित में, अपने जिले के हित में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप केवल 20% अंक उसमें लेके आ रहे हो। तो अब इस बात को अब देखिए, यानी कि इस चीज से क्या होगा, इस चीज से एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की दक्षता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती कर लिया जाए जिसके 200 में से 40 अंक हो, तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती कर लिया जाए तो प्रशासन की दक्षता पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो अब सरकार प्रशासन की दक्षता को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए क्या करती है, कट ऑफ सिस्टम लेके आती है। अब कट ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि सरकार ने बोला हाँ ठीक है, जो 2 पद हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए भले ही आरक्षित हैं, लेकिन जब तक आप 150 नंबर कम से कम लेके नहीं आएंगे तब तक आपको इन पद पर भर्ती नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी कैंडिडेट के 150 नंबर नहीं आते हैं तो वो पद खाली घोषित कर दिए जाएंगे और जो भी कैंडिडेट 150 से अधिक नंबर लेके आएगा उसको इन पदों पर भर्ती कर दिया जाएगा। तो अब डेफिनेटली किसी व्यक्ति को यदि 200 में से 150 अंक मिल रहे हैं यानी कि वो उस पद के लायक है। यदि उसे कम से कम 75% मार्क्स मिल रहे हैं, 75% मार्क्स मिल रहे हैं यानी कि वो उस पद के लायक है, वो जनता के हित में, देश के हित में, अपने जिले के हित में अच्छे निर्णय ले सकेगा। सो ये मतलब होता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने से। अब फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छे से लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के, तो नोट्स को डाउनलोड करें। उसके बाद आप कम से कम ऐसे 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।